पुणे पुस्तक महोत्सव में आप सभी का स्वागत। इस सत्र में मेरा काम खाली जोड़ करने का है, प्रश्न पूछना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी माननीय सुनील जी की तरफ से लेनी है। परिचय तो आपने स्क्रीन पे देख लिया। सुनील जी, ये पुस्तक महोत्सव है और पुस्तक महोत्सव में हम देख रहे बहुत बड़े साहित्यकार हजारों यहाँ पे आ रहे, पुस्तकों का व्यवहार हो रहा है। आप भारत के एक आइडियोलॉजिकल राइटर है, तो एक आइडियोलॉजिकल राइटर, साहित्यिक, ये भूमिका में मेरा पहला प्रश्न है। आपने तो अलग अलग किताबें लिखी है, लेकिन ये जो सबसे बेस्ट सेलर मुझे जो लगती है, आरएसएस रोड मैप 21st सेंचुरी, ये किताब लिखने की जो कल्पना है, ये मूल कारण है, आपके मन में कहाँ से आया? पहली बात तो आपने जैसे बताया ना कि मैं कोई वैसा साहित्यिक नहीं हूँ कि बहुत ऐसी कोई ड्रामेटिक कोई कल्पना ऐसी हुई और उसके कारण मैंने ये किताब लिखा, तो ऐसी कोई स्टोरी उसकी नहीं है। पहली बात वेरी सिंपल, ये एक मतलब वैसे कोई ऐसा लेखक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कई सालों से लगातार मतलब बहुत वर्षों तक समाज में बहुत सारे लोगों के साथ और विशेषकर विद्यार्थियों के साथ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लगातार पिछले लगभग 30-25 वर्षों से घूमता ही आ रहा हूँ और कई लोगों से संवाद लगातार करता आ रहा हूँ। तो उसमें हमेशा प्रश्नोत्तर में जब जिस प्रकार के प्रश्न या इंटरेक्शन में जिस प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आते थे, और मैं हर समय एक प्रयास करता था कि एक निराशा से हमारी नई पीढ़ी निकले कि भाई भारत में कुछ नहीं हो सकता या यहाँ कुछ नहीं बदल सकता, यहाँ के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें जानते भी नहीं थे। तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो एक जिसको हम एस्पिरेशनल भारत बोलते हैं कि जो एक विश्वास के साथ और आशा के साथ आगे बढ़ने वाला भारत। तो मुझे उस समय जितने ऐसे ऐसे प्रश्न आए और मुझे समझ में आया कि किस तरीके से ये बात समझाई जा सकती है और समझ सकती है, और वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अगर मैं 90 में बात समझा रहा था, फिर 95 में समझा रहा था, फिर 2000 में समझा रहा था, 2005 में, 2010 में, तो हर समय प्रश्न बदलते जा रहे थे और प्रश्नों का क्रम भी बदलता जा रहा था। लग रहा था कि जैसे कोई एक भारत पूरा मैच्योर होता जा रहा है और बात समझती जा रही है। तो बस उसी क्रम में जो संघ की भूमिका थी, इस बात को होने में, ये बात हो, इसके लिए प्रयास करने में संघ की भूमिका थी। और एक सपना, बहुत सारे लोग एक ही सपना दिखाते थे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन भी बोलते थे किसी शहर को अच्छा बनाना तो सिंगापुर बना देंगे, कोई बोलते थे हम शंघाई बना देंगे। तो मुझे लगा कि ऐसे थोड़ी ना कोई भारत का विकास होता है। हम अपना, हमारी अपनी पर्सनैलिटी है, व्हाई आई शुड कॉम्प्रोमाइज विथ माई पर्सनैलिटी। तो मेरे देश की एक पर्सनैलिटी है, तो उस पर्सनैलिटी के अनुरूप हमारा विकास होना चाहिए। लेट्स यूथ ऑफ दिस कंट्री शुड आइडेंटिफाई व्हाट्स देयर पर्सनैलिटी। तो ये मेरे मन में प्रश्न था और उसका संघ के साथ जो संबंध है उस सारी एक यात्रा में, तो मुझे लगा कि बस उस बात को ही एक संक्षिप्त रूप में लिख दूँ। तो बाकी प्रेरणा तो प्रकाशकों की है। मैंने कहीं इंटरव्यू दिया था, प्रकाशक मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे हम लोगों की आइडिया है कि आप लिखें और थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग लिखें। तो मुझे लगा कि जब मैंने चर्चा की तो मुझे लगा कि ओके, इसलिए मैंने फिर लिखने के लिए प्रयास किया। काफ़ी कष्ट करने पड़े क्योंकि आपके जैसा लेखक नहीं हूँ मैं। साहित्यकार की एक व्याख्या अभी 2 मिनट में सुनील जी ने बना दी। जो सर्जनशील क्रिएटिव राइटर है वो कभी भी मैं साहित्यकार हूँ ऐसा कभी बोलता नहीं है। सुनील जी की भी वही भूमिका है कि मैं साहित्यकार नहीं, लेकिन उन्होंने गए 50 साल जो चिंतन किया है, प्रवास किया है। विद्यार्थी जब थे तभी से एक छात्र आंदोलन में है, विविध उन्होंने उपक्रम किए, ऊपर इसके पहले भी किताबें लिखी है।
लेकिन मुझे और एक ये किताब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सुनील जी कि संघ की अन्य बहुत प्रकाशन पब्लिकेशन तो है, संघ की बहुत किताबें हैं, वो किताबें और ये आरएसएस रोड मैप 21st सेंचुरी, ये किताबें कुछ अलग है। तो क्या अलगपन है और ये किताब आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कितना पथदर्शक बन सकती है? प्रश्न अच्छा है, लेकिन शायद मुझे एड्रेस गलत है। इसका उत्तर तो जो पढ़ते हैं दोनों प्रकार की किताबें वो ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अब पहली बात ये थी कि पहले पुस्तकें ये जो विचार है, जिसमें राष्ट्र है, जिसमें संस्कृति है, जिसमें अपने देश का धर्म है और आत्मविश्वास है, सबसे बड़ी बात कि दूसरों के भरोसे नहीं, हम अपने भरोसे, अपने परिश्रम से, अपने कर्तृत्व से कुछ चीज़ को बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की सामग्री को बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, ऐसा लोगों का आकलन था। और विचारों की कुछ अड़चनें भी होगी तो बहुत सारे पब्लिशर्स लेते ही नहीं थे। तो मुझे लगता है कि वातावरण बदलता चला गया है और इसलिए अब जो बात बोलते ना कि जो बात घर में थी दैट इज़ नाउ द टॉक ऑफ द टाउन या टॉक ऑफ द कंट्री, और इस कारण से अब ये बात मेन स्ट्रीम हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। बात वही है, शब्द वगैरह अलग हो सकते हैं, बात वही है। सुनील जी ने अभी एक शब्द वातावरण बदल रहा है ऐसा अपने शब्द प्रयोग किया। एक दो दिन पहले व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया कि वातावरण किस प्रकार बदल रहा है, इसकी जो आंकड़े हैं वो कितने अधिकृत मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये मुख्य प्रक्रिया में है। और सबसे जब बातें होती है समाज व्यवस्था में, सरकारें में, कहीं भी, तो संघ ये मूल है। तो किसी ने मुझे भेजा है कि संघ का जो व्यापक स्वरूप है, 1 लाख शाखाएं, 15 करोड़ स्वयंसेवक, 2 लाख सरस्वती विद्या मंदिर, 5 लाख आचार्य, 1 करोड़ विद्यार्थी, 2 करोड़ भारतीय मजदूर संघ, ऐसी बहुत बड़ी है। ये तो आंकड़े शायद रोज बदलते हैं कि संघ का काम बहुत विस्तृत हो रहा है। लेकिन संघ डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो उस समय कहा था कि होय मी हिंदू आहे आणि भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे, तो या हिंदू शब्दाबद्दल, ये हिंदू शब्द के बारे में कुछ लोगों को गलतफहमी है कि संघ हिंदू का काम करता है, हिंदुत्व का काम करता है। तो आप एक तरफ कहते हैं हिंदुत्व और दूसरी तरफ कहते हैं हमको सबको साथ में लेके जाना है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। तो एग्जैक्टली हिंदुत्व और संघ को जो हिंदुत्व अपेक्षित है उसकी परिभाषा क्या है? अगर शब्दशः अर्थ लिया जाए, हिंदू या हिंदुत्व का शब्द का अर्थ लिया जाए, तो हिंदुत्व में जो तत्व है, तत्व मतलब कौन सा तत्व है, उसमें कौन से तत्व की ओर वो इंगित करता है, तो वो अगर एक शब्द में बताना है तो वो एकत्व है। तो वो एकत्व का पैरेलल हिंदुत्व है, उसमें तत्व जो है वो एकत्व है। तो मतलब जहाँ कई सारे लोग दुनिया में समझते कि जो अलग दिखता है वो अलग है, और हमारे देश के लोगों की हजारों वर्ष की साधना की अनुभूति के आधार पर ये बात समझ में आई कि जो ऊपर से भले अलग दिखता हो, अंदर से एक सूत्र रहता है। जैसे हमारे शरीर में अवयव अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उसके मूल में एक ही सेल है, जिसके अलग अलग रूप में वो एक जो मदर सेल होता है वो अलग अलग रूप में प्रकट होता है। वैसे ही पूरा जीव की सृष्टि होती है। तो यही एक बात सर्वत्र है, ये बात समझ में आई। और मुझे लगता पूरे भारत के जो विचार की धारा है, जिसमें एकत्व की इस सूत्र के आधार पर वो धारा बनी है, और इसलिए इसको भी आप संस्कृति में प्रकट होती है, हमारे लोक जीवन में, हमारी व्यवस्थाओं में, वर्ल्ड व्यू में, सब जगह प्रकट होती है। और इसीलिए दूसरे को भी अपना ही मानना, या उसके अंदर क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग क्या है ढूंढते हैं। आजकल चल रहा है कि इनमें अलग क्या है, उनमें अलग क्या है, यही ढूंढते रहते हैं। दैट इज द वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है कि एक क्या है वो ढूंढते रहना, समानता को ढूंढते रहना और लोगों को जोड़ते रहना। तो वो हिंदुत्व है, और ऐसा मानने वाले लोग हिंदू हैं। और वो लोग यहाँ थे, बड़ी संख्या में थे। कुछ लोग भूल गए, लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ लोग भूल गए। तो इसलिए पहला काम, तो जब व्यापक रूप में आप मुझे पूछेंगे, जो इस भूमि में जिनके पूर्वज हजारों साल तक ये प्रैक्टिस करते रहे इस तत्व की, वो सारे हिंदू हैं। अब कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों को भुला दिया, अपने पूर्वजों के इस तत्व को भुला दिया,
डेलिबरेटली या ज़बरदस्ती हो गया, उनके साथ मेमोरी लॉस हो गया है। तो इसलिए वैसे आई एम अ कॉमन स्टूडेंट की तरह कुछ लोग होते हैं कि जो पहले हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, और कई मेरे जैसे लोग होते हैं जो पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। तो संघ ने सिंपल क्वेश्चन लिया पहले कि भाई जो स्वयं को हिंदू बोलते हैं, इस तत्व को सब्सक्राइब करते हैं, उनको पहले लिया। इसलिए संघ के संस्थापक ने कहा कि ये हिंदू भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है, और ऐसा बोलने वाले मानने वालों से काम शुरू किया। तो जैसे जैसे विस्तार होते जा रहा है, तो पहले जो स्वयं को हिंदू कहते थे लेकिन ऐसा मानते नहीं थे, उनकी मेमोरी रिकवर हुई, उनको भी लगा कि जय श्री राम ठीक है। मतलब धीरे धीरे ये मेमोरी रिकवरी का जो प्रोजेक्ट है, फिर से पुरानी स्मृतियों को जागरूक करना है, वो चल रहा है। जिनका मेमोरी लॉस हो गया उनको भी धीरे धीरे स्मृतियाँ आ जाएगी। अभी अभी मैं विमान से आ रहा था, तो मेरे जिनेवा से दुबई, संयोग से मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, बीच की सीट खाली थी, लंबी यात्रा थी, तो बातचीत चल रही थी हमारी। उसने कहा मैं हैदराबाद से। मैंने कहाँ से? तो पाकिस्तान के हैदराबाद से। फिर मैंने कहा मेरा भी आजकल हेडक्वार्टर हैदराबाद है, लेकिन इधर वाला हैदराबाद है। तो वहाँ से बात शुरू हुई। तो उसने ये कहा कि फिर वहाँ कि हमारे यहाँ बिरयानी चलती है, फिर कहा रबड़ी चलती है, फिर कहा कि हम लोग तो, मैंने कहा रबड़ी क्यों चलती है, दाल बाटी चूरमा। तो उसने बताया कि हम लोग मूल राजस्थान से आए थे। फिर बताया हम राजपूत है, तो बोले हमारी शादी राजपूत की तरह होती है। मैंने कहा आप तो वो हो गए, फिर क्या हो गया? तो मुझे ध्यान में आया कि सब मेमोरी है, कुछ मेमोरी चली गई, मतलब हाफ मेमोरी लॉस है। तो हमारे देश में भी यही प्रॉब्लम है। तो अगर संघ को सिंपल समझना है, तो ये रिकवरिंग द मेमोरी लॉस का ये प्रोजेक्ट है। मतलब तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक ही बात को, किसी की स्मृति चली गई तो हम क्या करते हैं उसको बार, कभी कभी लोग बोलते हैं ना संघ वही बात बार बार क्यों बोलता है। तो जिनको स्मृति वापस लाने का काम होता है ना, उनको पूछ लीजिए काउंसिलर्स को, वो घर वालों को बोलते बार बार इनको उसी स्कूल को दिखाना, ये तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी, तुम्हारी बहन, 10 बार बोलना पड़ता है भाई यही तुम्हारे भाई है, यही तुम्हारे पूर्वज है, यही तुम्हारे दादा है, बार बार बोलना पड़ता है। जब कभी कभी और आशा रखनी पड़ती है कि मेमोरी रिकवर होगी। तो मुझे लगता है कि 100 साल का अनुभव है संघ का कि बहुत लोगों की मेमोरी रिकवर हो गई है, और आने वाले समय में बचे लोगों की हो जाए। सुनील जी, आप मेमोरी रिकवरी की बात कर रहे हैं, संघ का काम तो बहुत बढ़ रहा है, और हिंदू विचार, और आपने जो कहा कि जो हिंदू मानते हैं वो हिंदू, लेकिन आज भारत के नज़दीक जो हमारे दूसरे राष्ट्र है, और हमारा जो एक डिस्प्यूटेड पार्ट जिसे हम कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की हिंदुओं की हत्या हो रही है, अभी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का तो निर्माण हमने एक विचार से किया था, लेकिन वहाँ पे भी हिंदुओं के ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं। तो कुछ देशों में इस प्रकार हिंदुओं की रोज का जो जीवन है वो थोड़ा असुरक्षित होने लगा है। तो संघ पदाधिकारी के नाते आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे कि उनको कैसे हौसला देंगे, कैसे उनको सुरक्षित रहे? नहीं, अभी तो बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें हौसला लेना चाहिए, क्योंकि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में निराश होकर भागने की जगह उन्होंने आवाज उठाई है, वो खड़े हो गए, और उन्होंने हम सब लोगों को प्रेरित किया है कि, और उन्होंने इतने सालों में इतनी विपरीत परिस्थिति में अपने धर्म, संस्कृति और उस बात को बना के रखा है, और संकट आने पर वो इस बार खड़े भी हो गए, आवाज उठाई उन्होंने। मुझे लगता है उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को, सबको बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रही दूसरी बात, निश्चित रूप से वो सारे लोग हमारे अपने हैं, और उनका दुख हमारा दुख है, और उनका दुख दूर होने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सॉवरेन एक अलग दूसरा देश है, और निश्चित रूप से उसके एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो भी उस पर दबाव बनेंगे, उसके लिए मुझे लगता है वो सरकारों का काम है। और भारत में इस संदर्भ में हम ये कर सकते हैं कि हम इस बात से दुखी हैं, और हम उन पीड़ितों के साथ हैं। ये बात हमें केवल मन में नहीं रखना है, जितनी बड़ी मात्रा में हो सके एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें, जिस भी माध्यम से कर सकते हैं। जितना व्यक्त करेंगे उतना दबाव उन सरकारों पर भी आएगा, दुनिया के उन देशों पर भी आएगा जो उनको मदद कर रहे हैं कट्टरपंथियों को, उन पर भी आएगा, और निश्चित रूप से इसका परिणाम होगा
जब ये ऐसा हुआ था तब 71 में पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बन गया, तो उस समय भी वो कट्टरवादी शक्तियाँ वहाँ थी। तो हमें वो सोचना चाहिए कि 15 साल तक, पिछले 15 साल तक वो कट्टर शक्तियाँ दब कर रही है, यानी ये पॉसिबल है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं ना कहीं दबाव कम हो गया और वो फिर से आ गए हैं, तो ये बात बहुत दूर की नहीं है कि फिर से वो शक्तियाँ कमज़ोर होगी और जो अच्छी शक्तियाँ हैं वो फिर से प्रबल हो जाएगी, समय की बात है। हमारा कर्तव्य सबका ये है कि हम किस साइड में है, ये बात एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब एक है तो सेफ है। मुझे उतने नारे उतने ज़्यादा पता नहीं। सुनील जी, आप पूरे विश्व में प्रवास करते हैं, अन्य देशों में प्रवास करते हैं और संघ का जो काम है वो बाकी देशों में भी बढ़ रहा है। तो संघ का जिस प्रकार भारत में व्यापक स्वरूप दिख रहा है, अन्य क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में प्रभाव दिख रहा है, उसी प्रकार बाकी देश के बाहर जो देश है, हमारे अन्य राष्ट्र जो है, वहाँ पे संघ का काम और संघ का प्रभाव उसी पाश्चिमात्य देश रहेंगे, ईस्ट कंट्रीज रहेंगे, तो वहाँ पे किस प्रकार संघ का काम हो रहा है और प्रभाव बढ़ रहा है? पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा जो है उस सीमा के अंदर ही काम करता है। उसका कार्य क्षेत्र ये है जो आज का भारत है। तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि संघ इस सीमा के बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य नहीं करता है। दूसरी बात, संघ के दुनिया भर में हिंदू रहते हैं, दुनिया भर में भारत से गए हुए हिंदू भी रहते हैं और जो वर्षों से वहीं रह रहे हैं वो लोग भी रहते हैं। निश्चित रूप से भारत के बाहर जो जाते हैं, क्योंकि जो संघ की वैल्यूज है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनो, सच्चरित्र बनो और केवल अपने लिए स्वार्थ का विचार मत करो, समाज की दूसरों की चिंता करो, उनके लिए साथ भी रहो। तो ऐसा अच्छा व्यक्ति तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में चाहिए, सबको चाहिए, हर घर में चाहिए। और इसी बात को लेकर अपने दुनिया भर में गए जो हिंदूज हैं, उनमें कुछ स्वयंसेवक भी यहाँ से गए हैं, वो सब लोग निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर वहाँ भी वो अपने अलग अलग संगठन समुदाय चलाते हैं। बहुत सारे लोग हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से भी संगठन वहाँ चलाते हैं। वो 5 साल में एक बार भारत में, क्योंकि भारत उनके लिए श्रद्धा का स्थान है, 5 साल में एक बार भारत में शिविर भी करते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो ये अभी एक है और जब भी कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो हम समय समय पर उनको जो भी उसमें हमारे अनुभवों को देना है वो भी देते हैं और ये प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। और अब एक बात और हुई है कि दुनिया भारत में जो ये कार्य हुआ है, भारत में जो जागृति हुई है, उस कारण से आजकल दुनिया भर के लोग जो है किसी भी क्षेत्र के, वो लोग भी अब इसमें रुचि लेने लगे हैं। इसलिए दुनिया में बहुत सारे मीडिया के लोग भी आरएसएस पर, भारत में हो रहे परिवर्तनों पर, भारत के उत्थान पर, स्वाभिमान पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में वो समय समय पर बातें पूछते हैं, अनुभव पूछते हैं, उसका एनालिसिस दुनिया के सामने रखते हैं। और जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग भी ऐसे दुनिया भर के प्रमुख लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का प्रयास भी करते रहते हैं। और निश्चित सबकी आशा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, ये विश्वास है और उससे सबको हर्ष भी हो रहा है। मेरे मन में जो प्रश्न है मैं तो पूछ रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस में भी अगर किसी को कुछ मन में प्रश्न है तो मेरे एक प्रश्न के बाद आप जरा हाथ ऊपर करेंगे तो आपके पास माइक पहुँचने की व्यवस्था हो जाएगी। ये सुनील जी के साथ इंटरव्यू के बदला मुझे लगता है एक आप सबके साथ संवाद होना जरूरी है, तो आपके मन में भी कुछ प्रश्न है। सुनील जी, मुझे आपको और एक प्रश्न पूछना है कि संघ की 100 साल की तो पीछे का जो इतिहास है वैभवशाली है, सभी क्षेत्र में संघ ने उसका विस्तार किया है, लेकिन ये आरएसएस रोड मैप 21st सेंचुरी आपके मन में जो है, तो आगे के 100 साल आगे का जो एक उद्दिष्ट, किस प्रकार के संघ का काम होना अपेक्षित है? ऐसा है कि संघ की जो पहले से कल्पना थी कि जो देश के लोग हैं, हिंदू समाज है, उसकी जो व्यवस्थाएं थी, यानी समाज, वो व्यवस्थाएं थोड़ी
एक तरीके से कहा जाए तो मतलब अस्त व्यस्त हो गई थी संघर्ष के काल में, तो वो हिंदू समाज स्वयं ही एक स्वयंपूर्ण तरीके से सक्षम बने और समाज की अपनी व्यवस्थाएं सक्रिय हो उठे, ये संघ की कल्पना है। और इसलिए संघ की शाखा जहाँ भी होती है वो शाखा अपने आसपास के सभी लोगों के साथ संपर्क रखती है, वहाँ के लोगों के जो भी सुख दुख होंगे उसमें सहभागी होती है, और साथ ही वहाँ नए उपक्रम जो भी प्रारंभ होते हैं वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार हो या वहाँ के दृष्टि से समाज को आगे बढ़ने की दृष्टि से हो, उन सब को सक्रिय कैसे करना है इस पर योगदान दे। मंदिर की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ अगर कोई सेवा उपक्रम की जरूरत हो वो कैसा हो सकता है, वहाँ कोई समस्या आ रही है, सामाजिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कैसे ठीक हो, कोई वहाँ सुरक्षा की कमी है तो वो कैसे ठीक हो, लेकिन इसमें समाज का सहभाग हो, समाज ही जिम्मेदारी ले ले, और इसलिए समाज की सारी संस्थाएं सक्षम हो, ये संघ का विचार है। और इसी दृष्टि से अभी जो संघ का नेटवर्क है वो लगभग 73,000 स्थानों पर लगभग संघ का कार्य 73,000 शाखाएं चल रही है, लगभग अलग अलग स्थानों पर काम ये चल रहा है। तो अभी कल्पना ये है कि ये नेटवर्क सब जगह पहुंच जाए ताकि लोगों के विद इन रीच हो, लोग पहुंच सके शाखा तक, शाखा के से सामान्य लोगों तक पहुंच सके, ताकि ये प्रक्रिया को हम और ज़्यादा गति दे सकें। और दूसरी बात, समाज में जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास चल रहा है। सामाजिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, NGOs है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, प्रोफेशनल बॉडीज है, जितने भी प्रकार के प्रकार हो सकते हैं सबके साथ संपर्क करने का एक लगातार प्रयास चल रहा है। और कैसे हम सब मिलकर, जिसको हम लोग सज्जन शक्ति बोलते हैं, अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग, सकारात्मक, तो उनको सबको जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो जाए, इसका एक प्रयास चल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि जब सुनामी हुआ था, मुझे लगता है काफ़ी साल हो गए, तमिलनाडु में हुआ था, तो उस समय समाज में ये चल रहा था कि समाज को सरकारी व्यवस्था के अलावा कौन मतलब मदद करेंगे, सामाजिक संस्थाएं। तो वर्ल्ड विजन नाम की एक संस्था थी जो ज़्यादातर तो मिशनरी कन्वर्शन में ही अपनी शक्ति लगाती है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा ऐसी थी कि उनके लिए क्रिकेट मैच कराई गई, उसके पैसे उनको दिए गए, बहुत प्रतिष्ठा थी, और सरकार ने भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम उनकी जिम्मे दिया था उनको। और लोग, हमारे समाज के लिए कोई ऐसा सामने नहीं दिख नहीं रहा, तब कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन चर्चा तो उन्हीं की थी। लेकिन ये प्रक्रिया चली कि समाज को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने समाज में कोई भी ऐसा अभावग्रस्त व्यक्ति न रहे जिसको मजबूरी में किसी के स्कूल या किसी के अस्पताल या किसी की लालच के कारण मजबूर होना पड़े। तो मैं अगर कहूँ कि अभी जो कोरोना वायरस का उद्भव हुआ और उस समय जिस तरीके से संघ के साथ साथ समाज के हर संगठन, छोटे बड़े, सब ने मिलकर काम किया और उसका एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन हुआ है, सब ने मिलकर, संघ भी उसमें सहभागी था, सबने समन्वय से किया है। और एक बात हुई कि इस समय वर्ल्ड विजन या ऐसे लोगों के कार्य की किसी को स्मरण भी नहीं हुआ, चर्चा भी नहीं हुई। तो बदल क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, इसका मैं आपको एक बस उदाहरण दिया हूँ। ये बदलाव समाज में अपेक्षित, आगे ऐसे कई सामाजिक परिवर्तन के उपाय भी संघ के मन में है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। आपको जो सवाल पूछने हैं राष्ट्रीय और सामाजिक विषय के सवाल है तो उसका स्वागत रहेगा। किसी के पास अभी सब क्वेश्चन खड़े होंगे तो आपके पास माइक आ जाएगा। यहाँ है सर। हाँ, 1 मिनट। सुनील जी, आपसे एक सवाल करना था। आजकल हिंदू इकोनॉमिक्स की एक बात बहुत चल रही है। इज इट अ RSS स्पॉन्सर्ड कंसेप्ट और इज इट अ रियली हिंदू इकोनॉमिक्स? जैसे हम सालों तक उसका कुछ चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा होगा। अभी पहली बात तो ये संघ स्पॉन्सर्ड जो शब्द है ना, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, संघ का कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड नहीं है, संघ का जो है वो ओपन है, मतलब पहली बात। दूसरा है कि यस इट इज अ इकोनॉमिक्स,
क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है कि एक फेयर ट्रेड हो, ऐसी एक अर्थव्यवस्था हो जिसमें प्रॉपरली सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले और वेलफेयर सभी का हो। लेकिन दुनिया में इसके प्रयोग बहुत चले और जिस प्रयोगों में बहुत सारी डिस्पैरिटीज, बहुत सारा अंतर समाज में आया, जिसके कन्फ्लिक्ट्स आज भी हम लोग झेल रहे हैं और जिसने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें बहुत सारा अंतर हो रहा है। और लेकिन हिंदू का जो चिंतन था, जिस पर डॉक्टर एम.जी. बोकारे ने जो किताब लिखी हिंदू इकोनॉमिक्स, मैं जिस यूनिवर्सिटी में था उसके वाइस चांसलर थे वो, और इसलिए बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो हिंदू इकोनॉमिक्स कोई और चीज़ नहीं है, जो प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। आज ये प्रिंसिपल्स दुनिया में भी लेने लायक है। अगर एक बात इसमें से बताऊं, जैसे रामायण में हमें उल्लेख किया जाता है कि भाई टैक्स कैसे होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि टैक्स ऐसे होना चाहिए कि जैसे बादल बनते हैं और पानी ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो किसी को पता नहीं लगता कब गया, लेकिन जब बादल बरसते हैं तो सबके जगह खुशहाली आ जाती है। लेकिन जनरली होता क्या है, आजकल की नई व्यवस्था में टैक्स कब जा रहा है बहुत बार पता लगता है। आप लोगों को ज़्यादा, मैं तो देता नहीं टैक्स, आप लोगों को भी पता लगता होगा। लेकिन वेलफेयर जब आता है आजकल थोड़ा पता लग रहा है, लेकिन बहुत साल ऐसे गए कि वेलफेयर कहाँ आया पता नहीं लग रहा था। तो वास्तव में ये प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल आज के समय में कैसे लागू करना? आज जैसे होता है कि इकोनॉमी, अगर जितनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी नौकरों की संख्या बढ़ेगी, जितनी छोटी इंडस्ट्री होगी मालिकों की संख्या बढ़ेगी। वेरी सिंपल बेसिक हिंदू प्रिंसिपल। तो हम मालिकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारा इकोनॉमिक्स है कि डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो और ऐसी टेक्नोलॉजी आए। आज में चाहिए वो टेक्नोलॉजी जो उसी क्वालिटी से छोटे छोटे हमारे जिला में भी वो वैसा ही प्रोडक्शन में कर सके, और अननेसेसरी जो पूरा मूवमेंट होता रहता है गुड्स का, इधर से उधर उधर से उधर, तो वो हम भी टाल सके तो पोल्यूशन भी कम होगा, तेल का कंजम्पशन भी कम होगा, पूरी इकोनॉमी चेंज होगी। दूसरा एक प्रिंसिपल है कि मार्केट और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर हमारा कल्चर तय करेंगे हमें कैसे जीना है। पिछले 400-500 वर्षों में वही हुआ है, पिछले हजारों वर्ष तक ऐसा नहीं हुआ था। हम जैसा जीना चाहते थे वैसी टेक्नोलॉजी हम बनाते थे और आगे बढ़ते थे, दैट वाज अवर स्टाइल। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में हम नहीं रहे, तो क्या हुआ कि नई नई जो आदमी के दिमाग में तो बहुत चलता है ना, दिमाग तो कई तरह से चलता है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई जिसने हमें वेलफेयर तो दिया, हमारे जीवन में बहुत शांति और सुख भी लाया, बहुत हम आगे बढ़े। लेकिन उस टेक्नोलॉजी में हमने अपने कल्चर से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने नहीं दुनिया भर के लोगों ने किया, और उसके कारण प्रॉब्लम हुए हमें फैमिलीज में, रिश्तों में, पोल्यूशन, हवा पानी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो आने वाले नए जनरेशन में क्या होगा भारत का इकोनॉमिक्स, कि हम अपने कैसे जीना है, जो हम इकोनॉमिक मतलब नेचर फ्रेंडली होगा, सबके वेलफेयर के लिए अच्छा होगा, वो हम ऐसा जीना चाहते हैं। वैसा जीने के लिए हमारे दिमाग पे हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसके अनुसार लाएंगे। सो टेक्नोलॉजी एंड मार्केट विल नॉट डिसाइड अवर कल्चर विल डिसाइड द फ्यूचर मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। ये मुझे लगता है कि भारत को ये काम करना है, दैट इज हमारा रोल वो है। और पहले हम नहीं कर सकते 500-700 साल, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं थे। आज हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, अगले 50 साल 100 साल हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पूरी दुनिया का इकोनॉमी का स्टाइल कैसा हो अगले 1000 वर्ष तक का। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है सोचना चाहिए। संघ ऐसा सोचता है, और मुझे लगता है संघ ही नहीं, देश में बहुत सारे राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत लोग, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो वही है, अब आप नाम देना नहीं देना आप देख लो। ये सर भाई अब माई जरा जवळ मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की आपल्याला 3 मुलं व्हायला पाहिजे टू मेंटेन द बॅलन्स. तर मला विचारायचं आहे की ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम आय एम अ विक्टिम ऑफ दॅट रॅडिकलायझेशन, की आम्हाला असं वाटायचं की नाही एक मूल असेल आणि दुसऱ्या मूल झालं तर आम्ही म्हणायचं की नाही आम्ही दुसऱ्याकडे कमी नजरेने बघायचो. तर हे जे रॅडिकलायझेशन ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम हिंदूंचं झालेलं आहे,
तर ते 3 मुलं होईपर्यंत म्हणजे 3 मुलांपर्यंत येईपर्यंत हाऊ डू वी प्लॅन टू ॲड्रेस दिस इश्यू? म्हणजे मुलींना 3 मुलं होणं इज ओके हा विचार त्यांच्या मनात आणायला काय करायला? असं आहे की म्हणजे असं मला वाटतं इथे बाकी लोक जास्त चांगलं उत्तर देऊ शकतील या विषयावर. पण तरी मला जे लक्षात आलं तेवढं मी सांगतो. असं आहे की म्हणजे हा काही आकड्यांचा खेळ नाही आहे किंवा 3 मुलं व्हावे का 2 व्हावे का 4 व्हावे, हा त्या परिवारांनी ठरवण्याचा विषय आहे. परंतु ते ठरवताना त्यांनी कोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजे हा नक्की महत्त्वाचा विचार आहे. निर्णय हा त्या परिवाराचा आहे, त्यांची परिस्थिती, त्यांची आवश्यकता कशी आहे त्याच्यावर सगळं निर्भर आहे. परंतु देशाची आवश्यकता काय आहे आणि परिस्थिती कशी आहे ही मात्र त्यांनी नक्कीच काही करताना निर्णय करताना ध्यानात ठेवली पाहिजे. तर हा जो विचार आहे त्यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न काय आहेत की आता आपण शहरी जीवनात आलो. शहरी जीवनामध्ये नवीन प्रश्न उत्पन्न झाले आणि त्यामुळे पण बरेच प्रश्न त्यामुळे पण उत्पन्न झालेले आहे. पण जगातली परिस्थिती कशी आहे तर जगामध्ये अनेक देश असे आहेत, अनेक ठिकाणी की ज्या ठिकाणी जनसंख्येचं असंतुलन झालं, पॉप्युलेशन बदललं, पूर्ण देशाचं चरित्रच बदललं आहे. कारण तुम्ही लेबनॉन घ्या, म्हणजे बघता बघता तुमच्या डोळ्यासमोर पूर्ण पलटणीच झाली. म्हणून ते म्हणतात ना रोम युनान मिश्र गया. तर हे गणित आहेच, म्हणजे महत्त्वाचं गणित आहे आणि त्यामुळं त्यावर आपल्याला लक्ष द्यावंच लागेल. अदरवाईज याबद्दल आज जे प्रश्न 47 मध्ये उत्पन्न झाले आपल्यासमोर किंवा बांगलादेशमध्ये दिसतात आपल्याला, हे सगळे प्रश्न त्याचे पण आहेत आणि हे पण समजणं आवश्यक आहे. त्यामुळे या गोष्टी लक्षात ठेवून कशी बांधणी करायची, कसा समाज आणायचा, हा सगळा आपल्याला प्रश्न आहे. आपल्याला पॉप्युलेशन किती असावं, नियंत्रण असावं, आपल्याजवळ किती क्षमता आहे, हे पण विषय आहेत विचारांचे. पण त्याच्या सगळ्यात महत्त्वाचा विषय पॉलिटिकल पण आहे. आपल्या देशामध्ये डेमोग्राफिक चेंज हा स्वातंत्र्य मिळालं, स्वातंत्र्यापूर्वी तर झालंच, परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिला कायदा आला म्हणजे अनेक गोष्टींनी आणि धोरणांनी पण परिणाम केला आहे त्याच्यावर. म्हणजे कोणी किती लग्न करावे हा त्या समाजाने, हे सामाजिक पद्धती असतात ज्यामध्ये बदलाव करायचे असतात. कधी कधी ते कायद्याने पण करावं लागतं. परंतु इम्बॅलन्स ज्याला म्हणतात, जनसंख्येचं असंतुलन करण्याच्या दृष्टीने बरेच कामं झाली. म्हणजे पहिलंच स्वातंत्र्य झाल्यानंतर कोड बिल आलं आणि पहिला नियम झाला किंवा आपल्या देशामध्ये ही जी प्रथा आहे जास्त लग्न करण्याची, त्यावर एका समाजामध्ये बंदी आणण्यात आली आणि पनिशेबल ऑफेन्स ठरला. किंवा तुम्ही 1 पेक्षा जास्त लग्न केलं तर इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेन्स, शिक्षा होऊ शकते. आणि दुसऱ्या लोकांना ही सूट दिली गेली की तुम्ही 4 पण केले तरी पण तुमचं काय. आता हे पण लोकांना माहीत नाही की ही सगळ्या मुसलमानांची पद्धत नव्हती, इट वॉज अ सुन्नी प्रॅक्टिस. परंतु ती एका अर्थाने सगळ्यांना एक्सटेंड करून देण्यात आली. म्हणजे एका अर्थाने सरकारी निर्णयाने तुम्ही इम्बॅलन्स करता, प्रोत्साहित करताय लोकांना. तर अशा बऱ्याच गोष्टी पण समजून घेण्याची गरज आहे की आपण कोणत्या गोष्टी आपल्या डोळ्यात देखत झाल्या. म्हणजे याची तुम्हाला एक लांबलचक लिस्ट मी देऊ शकतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षामध्ये अशा कुठल्या घटना झाल्या ज्यांनी हे पॉप्युलेशन बॅलन्स आपल्या देशामध्ये झालेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यावर हाच एक उपाय नाही आहे, कायद्याचे पण उपाय आहेत, सामाजिक धोरणांचे पण उपाय आहेत, आपल्या देशात शिक्षण वाढवण्याचे पण उपाय आहेत आणि निश्चित रूपाने आज जो दुनियेमधलं सगळं कॅल्क्युलेशन आहे त्यामध्ये त्याचा संतुलन त्याचे लक्षात घेऊन सगळ्यांनी आता आपला भारत म्हणजे शिकलेला भारत आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी या सगळ्या विचारात घेऊन त्याबद्दल विचार केला पाहिजे. बाकी दुसरा विषय आहे की आपल्या देशामध्ये दुसरा विषय कुटुंबांचा आहे. म्हणजे नाजूक विषय आहे पण तरी त्यावर बोलायला हरकत नाही या ठिकाणी की प्रत्येक कुटुंबामध्ये प्रश्न येतोय की बा मुलांना सांभाळेल कोण, त्यांची व्यवस्था कशी होईल, महिलांना वर्किंगमध्ये जायचं आहे तर मग त्याची व्यवस्था कशी होईल. तेव्हा पुढल्या काळामध्ये आता वर्क टू होम आलं आहे तेव्हा मी सजेशन दिलं लोकांना, अनेक लोकांना की तुम्ही महिलांना जसं डिलिव्हरी लीव देता
3 महिने आता 6 महिने, तसं त्या सगळ्या काळामध्ये वर्क फ्रॉम होमची पण काही एक सिस्टीम जर आणली जोडली तर या सगळ्यांचे पण काही परिणाम होतील या सगळ्या विषयांवर. म्हणजे जसं 6 महिने लीव्ह आहे, 2 वर्ष वर्क फ्रॉम होम पण आहे, आणि करिअर ब्रेक झाल्यानंतर परत त्याच लेवलला किंवा त्याच्या अपग्रेडेशनमध्ये करिअरमध्ये री एंट्री, जसं आता एज्युकेशनमध्ये केलं आहे, नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मल्टिपल एंट्री केलेली आहे. तुम्ही कुठल्या स्टेजला परत शिकायला येऊ शकता, या ठिकाणचं क्रेडिट घेऊन त्या ठिकाणी PhD करायला जाऊ शकता. तसं करिअरमध्ये सुद्धा जर ही सुविधा पुढल्या काळात आणल्या गेली तर त्याचा सुद्धा परिणाम, कारण ते सगळं सुरक्षिततेचं आपल्या आधुनिक काळामध्ये ती जेवढी जेवढी व्यवस्था बनत जाईल, मला असं वाटतं त्याचा पण एक परिणाम या सगळ्या पद्धतींवर आणि आपल्या मानसिकतेवर होत जाईल. बाकी मला असं वाटतं की यावर एवढं मी बोलतो पर्याप्त. हॅलो, इकडे कोणीतरी आहे. सुनीलजी नमस्कार. हां, बघा बरं तुम्ही. नमस्कार सुनीलजी. माझा प्रश्न मी असा आता आहे, संक्षिप्त उत्तर देतो म्हणजे जास्त लोकांना प्रश्न विचारतो. माझा प्रश्न असा आहे की आपण संघाच्या प्रार्थनेमध्ये म्हणतो की संघ के प्रार्थना में हम सब कहते हैं कि परम वैभव ने तुम्हें तक स्वराष्ट्र, कि राष्ट्र को परम वैभव तक लेके जाना है. तो वो परम वैभव का अर्थ क्या है और अभी उस परम वैभव में हम कहाँ तक पहुँचे हैं संघ के 100 साल में? परम वैभव क्या है, शाखा में समझाया हुआ ना आपको. शाखा में तो समझा था, पर वो अलग अलग नहीं, मतलब परम वैभव का मतलब यही होता है कि जहाँ हम लोग अपनी जो भारत माता है या हमारा भारत है वो किसी भी अभाव से मुक्त हो जाए और लोगों के मन शांत हो जाए. मतलब जो अशांति है अभाव के कारण, अभाव भोजन का है, अभाव रहने का है, भौतिक बातों का है, अभाव अवसरों का है, एस्पिरेशंस का है, अभाव प्रेम का है, एक परस्पर संबंधों का है, तो बहुत सारे अभाव है. तो सारे अभावों से मुक्त होने से मन शांत हो जाता है. तो जहाँ मन शांत हो सबका, और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे परम वैभव में, डॉक्टर हेडगेवार जी जो संघ के संस्थापक थे, वो अपने जो उनका लेटर लिखने का लेटर हेड था उस पर एक वाक्य लिखते थे. तो उसका अर्थ ये था कि केवल हम अगर ये सोचते हैं कि हम अच्छे बनेंगे और अच्छे बनकर जो भी अभाव में होगा मतलब उनकी सेवा कर देंगे तो उससे काम पूरा हो जाएगा, नहीं होगा. क्योंकि मैंने किसी का कोई भूखा है, मैंने उसको मदद कर दी, फिर जो शोषण चल रहा था वो चल ही रहा है, वो व्यवस्था चल ही रही है, वो फिर से भूखा हो जाएगा. मैंने किसी का ले लिया, मैंने उसको दिया, फिर कोई चोरी करेगा, फिर वो चला जाएगा. तो जब तक जो दुष्ट लोग हैं उनका बंदोबस्त नहीं करते हैं, कि जो भी लोग शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं लगाते कि वो वैसा न कर सके, तब तक हम समाज की पूरी चिंता नहीं करते, आधी करते हैं. कई लोग हैं जो केवल सेवा करके शांत हो जाते हैं, उससे नहीं होगा. सेवा करो, लेकिन सेवा करने की मुसीबत क्यों आई, जिस परिस्थिति के बारे में आई है वो परिस्थिति को भी दूर करो मूल से. तो परम वैभव वो होता है जहां वो परिस्थिति ही नहीं है. और ये परिस्थिति, भारत की कल्पना ये है कि भारत का वर्ल्ड मिशन है, केवल भारत में नहीं, भारत के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि सज्जन शक्ति दुनिया में अनुपस्थित तो बहुत सारा हो गया है. मतलब 500-600 वर्ष में बहुत दुनियादारी हो गई. अब भारत को मजबूत होना है, राम को मजबूत होना है. राम मजबूत रहेगा तो रावण तो राम के ज़माने में भी थे, आज भी रहेंगे, लेकिन उस ज़माने में राम थे, राम मजबूत थे. अभी राम थोड़े कमज़ोर हो गए थे, इसलिए समस्या आ गई 500-600 वर्ष. तो भारत राम है, मतलब वो मजबूत होगा तो दुनिया भी बढ़िया से चलेगी. सुनीलजी नमस्कार. इकडे तुमच्या डाव्या साईडला. सुनीलजी, देशाचा म्हणजे देश त्याच्या आर्थिक ताकदीवरती ओळखला जातो की देशाची आर्थिक सत्ता मजबूत असेल तर देश मजबूत समजला जातो. भारत देश तर श्रीमंत आहे, पण आपण पर कॅपिटा उत्पन्नामध्ये आपला क्रमांक फार पाठीमागे जातो. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणून संघाच्या शताब्दी वर्ष पूर्तीला संघ म्हणून काही उपाययोजना आहेत का, जेणेकरून भारतीय नागरिकांच्या पर कॅपिटा इन्कममध्ये म्हणजे कौशल्य वाढवून त्याच्यामध्ये काही वाढ होईल, असा काही विचार संघाने केला आहे का? असं आहे
सगळं तुम्ही आजकाल आउटसोर्सची सरकारी ऑफिसमध्ये सवय लागलेली आहे. एव्हरीथिंग टू ऑक्सफोर्ड. मी बरेच लोक मला विचारतात आजकालच्या मुलांना शाळेमध्ये काहीच संस्कार मिळत नाही. म्हटलं तुम्ही शाळेला का ठेका देताय? तुमची जबाबदारी आहे ना घरी तुमच्या आपल्या मुलांना संस्कार देण्याची. तर आउटसोर्स मला वाटते संघाला पण करू नका. डोंट आउटसोर्स एव्हरीथिंग टू संघ. संघ काही असं काही म्हणजे हे नाही आहे की म्हणजे का ते आपल्या कथेतला जीन असतो ना टाळी वाजवा आणि तो सगळं करून देईल. संघ इज नॉट लाईक दॅट. पहिली गोष्ट. सुनीलजी आज त्यामुळे संघ तसं काही करणार नाही. संघाचं काम आहे की हा आपलं एक उत्तम व्यक्ती घडवणं, ज्याला राष्ट्राचं आणि जगात चाललेलं जिओ पॉलिटिक्स समजणं, आपल्या लोकांचं हित समजणं आणि त्याकरता सक्रिय होण्याची शक्ती, बुद्धी आणि मानसिकता देणं आणि अशी लोक तयार करणं. त्या लोकांनी समाजातल्या कशा लोकांना जोडायचं त्याचं कर्तृत्व त्यांना देणं. मला वाटतं हे संघाचं काम आहे आणि ते सुरू आहे. त्यातले असा विचार घेऊन बरेच लोक आर्थिक क्षेत्रामध्ये काम करतात आहे, राजकीय क्षेत्रात काम करतात आहे आणि त्या लोकांनी यामध्ये बराच पुढाकार घेतलेला आहे आणि बऱ्याच गोष्टी त्यामध्ये चाललेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं की या दृष्टीने संपूर्ण समाजामध्ये याबद्दल कसा पुढाकार घेतला जाईल त्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. सगळ्या एकच गोष्ट संघ स्वतःहून करतोय ती म्हणजे डिग्निटी ऑफ लेबर. म्हणजे हे काम मोठं, हे काम छोटं, हे जे काही एक वेळ आपल्या समाजामध्ये आलेलं आहे ते कधी नव्हतं पूर्वी. त्यामुळं अनेक कामं कोणी करायलाच तयार होत नाही किंवा ते काम केलं तर बाकीचा समाज त्याला प्रतिष्ठा देत नाही. त्यामुळे ह्या जो एक सामाजिक आपला म्हणजे त्याला म्हणता येईल की कमीपणा आलेला आहे तो दूर करण्याकरता संघ जागरणाचं कार्य करतोय. कारण ते बेसिक जर दूर झालं तर मला वाटते कामांना पण कमी नाही आहे, करणाऱ्यांची पण कमी नाही आहे आणि तुम्ही जे काही म्हणता हा परमवैभव किंवा ऐकून आपल्या सगळ्यांना ते सगळं त्याच्याशिवाय शक्य पण होणार. एक सेकंड. मैं अध्यापक था तो बैक बेंचर जो है पीछे वाले बैक बेंचर, तो उनको भी मुझे स्टूडेंट्स कुछ मौका पूछना देना चाहते चाहिए. हैं. स्टूडेंट में बैठे हैं, अगर युवा और स्टूडेंट में बैक बेंचर है. यस आप मेरा प्रश्न है एक सेकंड है. आप बेंच जाओ. नमस्कार. आप बाद में पूछिए. आप बैठिए. नमस्कार, मेरा नाम शुभ्रा है और मैं 11वीं इनके पास जरा माइक दीजिए. माइक वाले कोण आहे? पासन करो समय कम है. और इसके बाद में आप सेकंड बाजू में बैठिए. नमस्कार, मैं 11वीं की विद्यार्थिनी हूँ. मेरा नाम शुभ्रा है. मेरे 2 प्रश्न हैं. आजकल बहुत से लोग विदेश में जाते हैं अधिक हम कह सकते हैं अधिक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए. रामायण में श्री राम जी एक जगह पर कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जब ये ब्रेन ड्रेन की क्राइसिस की हम बात करते हैं तो क्या ऐसा है कि रामायण का ये मूल्य आज के लोगों में आरोपित करने में हम कहीं कम पड़ रहे हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है. और दूसरा प्रश्न ये है कि हम आज विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारत हमेशा से ही विश्वगुरु रहा है. सिर्फ इस गुरु की जो सीख है ये पूरे विश्व तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है. प्लीज आपके ओपिनियन रखिए. नहीं, गुरु के बहुत साधना करनी पड़ती है. हमारी साधना कम पड़ गई ना, इसलिए गुरु का गुरुत्व कम हो गया था. तो हमारे भारत के नाते हम लोगों को उस गुरुत्व की साधना करनी है. मतलब वो मोरल राइट हमारा होना चाहिए ना, तो वो काम करते हैं. और दूसरा मुझे लगा कि जो राम ने कहा है रामायण में, भगवान राम ने, कि वो राज करने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन संदेश देने के लिए तो हर जगह जाना पड़ेगा. तो मुझे लगता है एक समय था भारत के लोग जब जाते थे दुनिया में तो वो ये सोच के जाते थे कि भारत में कुछ नहीं होगा इसलिए जाते थे. लेकिन ओवर द टाइम मतलब अभी ज़माना बदल गया है. अब जो भारत से जा रहे हैं वो वहाँ भी भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो भारत के लिए एक तरीके से हमारे एम्बेसडर्स हैं. मतलब आज अगर हम जर्मनी जाएंगे तो जर्मनी लोग समझ गए कि भारत कैसा है और भारत के लोग कैसे हैं, और उसका मुख्य कारण हमारे भारत के लोग जो जर्मनी में रहते हैं. अभी मैं बर्लिन था, बहुत लोगों से मिला तो उन्होंने यही कहा मुझे कि आपके यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका डायस्पोरा के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन है, उसके कारण भारत के बारे में उनका ओपिनियन बहुत अच्छा है. तो वो हमारे लिए एसेट है. दूसरी बात, अब
पूरी दुनिया में अभी मुझे तो लगता है कि हमें तो ये सोचना चाहिए आज के समय में कि जाए कहीं भी जाए, भारत अपने दिल में लेकर जाए और उनका दिमाग भारत की तरफ है। और अब दुनिया में बहुत लोगों को ज़रूरत है भारत के लोगों की, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि दुनिया में अच्छे लोग चाहिए, सबको चाहिए और लीडिंग रोल में चाहिए, और उसके बदलाव बहुत बड़ा हो रहे हैं। और अभी हमारे जो नई पीढ़ी जा रही है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वो ऐसा जनरेशन है जिनको भारत भी पता है, जिनको विदेश भी पता है। उनके लिए कोई क्रेज नहीं है, इक्वल है उनके लिए। तो जब भी वो बात करते हैं इक्वल फुटिंग पे करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है और अब साधन हो गए, कभी भी भारत की ज़रूरत है कभी भी आते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है हमें उस तरीके से सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन यूज दिस एसेट्स। जोर से जरा, आवाज आवाज। नमस्ते सर. एखादा प्रश्न असतो त्याच्यावर दोन मार्ग असतात काढण्याचा, जसं की आपण त्याला म्हणू शकतो की डिस्ट्रक्टिव्ह वे एक आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह वे. तर ज्याच्यामध्ये आता या मॅडम म्हटल्या त्याप्रमाणे की 3 मुलं जन्माला घालायची की जेणेकरून आपली डेमोग्राफी जी असेल ती बॅलन्स होऊ शकेल किंवा आपल्याला आपली ताकद असेल तेवढी. तर मला काय म्हणायचं आहे, सगळे धर्म आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊन एक गोष्ट आहे ती म्हणजे प्रकृती, नॅचरल रिसोर्सेस. जर लोकसंख्या वाढली तर त्याचा इम्बॅलन्स होईल, ही एक गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट मला असं वाटतं की 3 मुलं असण्यापेक्षा ना मला वाटतं की जिजामातानं जसा एक शिवाजी घडवला किंवा स्वामी विवेकानंद घडवले तसं एक मुलं असावं. तुम्ही याच्याशी सहमत आहात का? हे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर, मी स्वतः हिंदू असून सुद्धा मला भगवद्गीता किंवा माझा राम काय आहे, माझा कृष्ण काय आहे आणि माझा बुद्ध काय आहे हे मला कधीही अकॅडमिक्समध्ये शिकायला मिळालं नाही. म्हणजे खरा सनातन धर्म काय आहे हे शिकायला मिळालं नाही. म्हणजे आपण बाकीच्या धर्मियांमध्ये बघितलं तर त्यांच्यामध्ये एक विधी असतो की ज्याच्यामुळे तो त्या धर्मातला आहे हे होतं. म्हणजे बाकीच्यांना टेक्निकल वर्ड्स माहिती असतील असं मी गृहीत धरते, पण आपल्यामध्ये हिंदू म्हणून म्हणजे आपल्याला जे कर्मकांड माहिती आहे हिंदू म्हणून, आपल्याला सनातन धर्म म्हणजे अद्वैत वेदांत वगैरे माहित नाही. आता सध्या मी आचार्य प्रशांत यांच्याकडून गीता शिकते, तर मला असं माझी मागणी आहे म्हणा किंवा माझी एक विनंती आहे की RSSनं असं आपला जो धर्म आहे तो शालेय जीवनामध्ये लहान वयातच मुलांना कसा शिकता येईल, एस्पेशली मुलींना, कारण मुली शेवटी एक घर घडवतात, त्याच्यासाठी प्लीज काहीतरी करा. ओके, प्रश्न समजला तुमचा. असं आहे की आज समाजामध्ये जसं तू सांगितलं की स्वामीजी काम करतात आहे, असं खूप लोक वेगवेगळ्या समाजामध्ये जसं वातावरण बनतंय तसं तसं समाजातले बरेच लोक या पद्धतीची बरीच कामं करतात. या परिणामी अनेक ठिकाणी पुण्यामध्येच बघितलं तर बऱ्याच संस्था या प्रकारची कामं करतात आहे. आणि मला वाटते चांगल्या वातावरणाची गरज होती. चांगलं वातावरण झालं तर बऱ्याच लोक आहेत ज्यांच्या मनामध्ये असे विचार आहेत, उपाय आहेत, ते काम करतात आहे. आणि मला असं वाटतं की पॉप्युलेशन विषयावर आपली चर्चा झाली. महत्त्वाचा प्रश्न आहे, पॉप्युलेशन इम्बॅलन्स झालं तर आपली जी ओळख आहे ती जाईल. त्याचा विचार समाजाने करायचा आहे. त्याचे अनेक उपाय आहेत. ते कोणते उपाय कोण घेऊ शकतं ते त्या लोकांनी ठरवायचं. सुनीलजी, प्रश्न असा आहे, आजच्या सगळ्या संदर्भामध्ये समान नागरिक कायदा हा उत्तर असू शकतो का? असं आहे की आजकाल काय ते आपण शाळेमध्ये शिकताना काय ते 21 शिकतो ना, काय होतं ते 21 तर. आणि आजकाल सगळ्या एंट्रन्स एक्झाम पण ऑब्जेक्टिव्ह सारखे झाले आहेत. पण समाजाचे प्रश्न असे ऑब्जेक्टिव्हली सुटत नसतात ना, दे आर सब्जेक्टिव्ह. त्यामुळं याच्यावर असं एका उपायाने सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत. अनेक उपाय आहेत, अनेक प्रयत्न आहेत, अनेक मार्गांनी आहेत. आणि मला वाटतं त्या सगळ्या मार्गांचा उपाय करावा लागेल. आणि त्यामुळंच इतक्या सगळ्या विषयांवर चर्चा समाजात चाललेली आहे. आणि जो तिथे उभा आहे त्यांनी त्याच्या हातात जो जर शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे, तो समाज क्षेत्रामध्ये आहे, तो कुठल्या प्रोफेशनमध्ये आहे, तो आर्किटेक्ट असेल, त्यांनी हा विचार करायला पाहिजे. असं प्रत्येक क्षेत्रामधल्या व्यक्तीने विचार करायचा की माझ्या क्षेत्रामध्ये पॉझिटिव्ह बदल मला कसे करता येईल. आता टाउन प्लॅनिंग होत आहे, आर्किटेक्ट होत आहे. आता घर असं बनव ना बाबा जे इन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली असेल, ज्यामध्ये म्हणजे आता त्या लोकांनी घरं बनवले त्यांना पक्की घरं अशी पाहिजे होती की ज्यामध्ये थंडी हवा येणार नाही, हवाच येणार नाही, म्हणजे थंडीचा त्रासच होणार नाही. त्यांना अशी घरं पाहिजे होती, म्हणून त्यांनी त्या प्रकारची फ्लॅट सिस्टीमची व्यवस्था आणली.
पण आपण बरेच वर्ष तीच कॉपी करत राहिलो. आता आपल्याला आपल्या हवामानानुसार नवे डिझाईन्स बनवावे लागतील. एवढी इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला वापरण्याकरता कुठून आणणार आपण? त्यामुळे हवा पाण्याची व्यवस्था बनवावी लागेल, सीझनल पद्धतीने बनवावी लागतील. नवीन प्रकारचा विचारच करावा लागेल. एकूण आपल्या लोकांचं जीवन कसं आहे त्याचा पण विचार करावा लागेल. आपण लोक एकमेकांमध्ये मिसळणारे लोक आहोत. हम लोग एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत समय लगाते हैं. हमारे विदेश में विद्यार्थी जाते हैं, उनको लोग पूछते हैं, उनके साथी जो विदेश के यूरोप में अमेरिका में, कि तुम लोग घर में रोज क्या बात करते हो? ये लोग बोलते क्या बात करते हैं, हम लोग खाना खाया क्या, ये खाया क्या, कहाँ गए, यही बताते हैं. उनको लगता है रोज क्या करते हो हम लोग, तो कभी 15 दिन में अपने माँ पिताजी से मिलते हैं, कभी महीने में मिलते हैं. बट अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कौन है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमें किन बातों से आनंद मिलता है, हम कैसे रहते हैं. तो ये हमारे स्वभाव के अनुसार हमें घर भी तो होनी चाहिए. तो अब ये विचार जो जहाँ खड़ा है उसको करना है. अब ये पूछे कि इसमें संघ क्या करेगा, तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं करेगा. और क्यों करेगा? तो संघ को भारत के लोगों के बुद्धि, शक्ति, क्षमता, भारत भक्ति पर पूर्ण विश्वास है. संघ की स्थापना इसलिए हुई कि वहां उन दिनों 1925 में लोग समझते थे कि कुछ नेता के भरोसे ही देश बनता है और देश बनाया जा सकता है. डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि नहीं, ऐसा देश, ऐसे देश के लोग होने चाहिए जो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, सीजनल नहीं होने चाहिए, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी नेता पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी परिस्थिति पर भी नहीं होना चाहिए. 24/7 365 डेज एनी सीजन सतत इस तरीके से काम करने वाले लोग होने चाहिए. तो मुझे लगता है संघ की वही सोच है और ऐसा आज कुछ मात्रा में या कुछ ज़्यादा मात्रा में अनुभव में आ रहा है. और यही मुझे लगता है कि एक अच्छा परिवर्तन है. और जो आप उत्साहित हुए हैं उन्हीं लक्षणों को देखकर आप लोग भी उत्साहित हुए हैं. तो इसका मतलब वो लक्षण को आप भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. अच्छी बात है. तो बस अब कदम आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है, यही कार्य. बहुत सारे प्रश्न है. मेरी सबको एक आग्रह है कि संक्षिप्त में पूछे. नहीं, समय हो गया होगा ना, लेकिन मेरे ख्याल नहीं, से समय तो बढ़ा देंगे. एनबीटी अरे नहीं, एनपीटी में आपको पता नहीं होगा. हाँ, एनपीटी में फिक्स होता है कितने पेज की पुस्तक छपेगी, वो फिक्स होता है. एनबीटी के जो होस्ट है उनका ही सवाल है. बराबर मैडम? हाँ, देखो आपके लिए समय बढ़ाया है. प्रणाम सर. सर, वेदों की एक उक्ति है, संगच्छध्वं संवदध्वं देवो मनांसि जानता. ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में बोली थी. सबको साथ लेने से अवश्य ही राष्ट्रहित होता है, ऐसा हम सब मानते हैं. और अगर हम इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी देखें तो 2 प्रधानमंत्री सर्व स्वीकृत हैं. एक पीवी नरसिम्हा राव जो 21 भाषाओं के ज्ञाता थे और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम सबके प्रणेता हैं. तो मेरा प्रश्न ये है सर कि संघ को सर्वव्यापी, सर्व एक्सेप्टेबल होने के लिए ऐसी 3 क्या योजनाएं हैं जो यूथ के अंदर हमको व्यापक रूप से प्रसारित करनी चाहिए? क्योंकि यूथ में भी 2 तरह के लोग हैं. एक जो पूर्णतया राष्ट्रवादी हैं, जिनसे हमारा ये ऑडिटोरियम भरा हुआ है. एक वो है जो इस ऑडिटोरियम के बाहर हैं, जो राष्ट्र को एक दूसरे ढंग से देखते हैं. वो इंग्लिशवादी, इंग्लिश मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, इंग्लिश फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं. उनके लिए जहाँ पर भी धर्म की, राष्ट्र की बात होती है, वो वहाँ से थोड़ा छिटकते हैं, जैसा कि हम दिल्ली में देखते हैं, JNU के एटमॉस्फेयर में देखते हैं. तो सर, ऐसी क्या चीज़ है जिससे संघ सब में एक रूप से व्याप्त हो जाए? और जिस तरह से हम जब हम वाघा बॉर्डर में जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, तो वहाँ हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो वो चीज़ कैसे इनकलकेट हो? वो क्या 3 चीज़ें करनी चाहिए संघ? धन्यवाद सर. पहली बात तो मुझे लगता है कि हम लोगों क्या इंग्लिश पढ़ते हैं इसलिए वो अब भारत को नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं समझना चाहिए. हमारे बड़े मित्र अच्छे हैं, अमीश त्रिपाठी, वो रामायण लिखते हैं इंग्लिश में और उनको झेंझी के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. और इंग्लिश में पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बिकती है ऐसी किताबें. और मैं देख रहा हूँ कि ऐसी किताबें ऑडियो में, वीडियो में, टेक्स्ट में बहुत लोग पढ़ते हैं. तो एक तो ये बात समझना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा मुझे लगता है. दूसरी बात, दुनिया में एक होता है दौर, कोई पहले टर्न ले लेता है, कोई थोड़ा आगे 10 किलोमीटर जाके यू टर्न लेके फिर आता है. दैट इज नेचुरल ना. हर एक का कभी कभी हम
एक्सपर्ट ड्राइवर का भी टर्न कट छूट जाता है तो हम आगे निकल जाते हैं। फिर आगे एक बार निकल गए तो यू टर्न में तो टाइम लगता है ना, आजकल तो हाईवे बन गए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो यू टर्न वो जा रहे हैं आगे, लेकिन वो भी यू टर्न लेने के लिए जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे पुरानी याद है मुझे ऐसे ही आप लोगों ने जैसे बताया वैसे ही चर्चा हो रही थी, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, भारत में पढ़ने वाले और बहुत सारे मतलब इस तरीके के स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा कि आजकल भारत में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो चल रहा था। तो एक पेरिस से एक लड़की आई थी, वो खड़ी हो गई, बोले क्या आप लोग बोल रहे हो, वो पेरिस की थी मतलब फ्रेंच। तो वो बोलने लगी ये आप लोग जो है ना कुछ होने वाला नहीं है भारत में। बोले आप लोग ना 2 साल के लिए हमारा वेस्टर्न लोगों का पूरा अटायर और सारी दुनिया का आनंद लेते हैं और बाद में जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं सब अपने भारत और अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार, इसी में सब भूल जाते हैं। कुछ होने वाला नहीं आपका, आप लोगों का ये चलेगा लेकिन आपका भारत माता जिंदाबाद ही रहेगा। और ये मैं आपको बताऊं कि आजकल जो हमारे जो विदेश में जा रहे हैं ना, वो लोग भी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, गणपति फेस्टिवल कर रहे हैं, दुर्गा उत्सव कर रहे हैं। मैं अभी गया था एक ऐसी जगह, वहाँ आधे तो लोग उन्होंने अपने अंग्रेज लोगों को, यूरोप के लोगों को वहाँ दुर्गा गणपति उत्सव मंडल में बुला लिया था, आधे लोग आ गए थे, हजार विद्यार्थी थे, 1000। तो मतलब बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये जो जागरण हो रहा है ना, वो जा रहा है आपके पास, बस अपना अपना तरीका है। हम उनको ये कंपलसरी न करें कि जैसा मैं फॉलो करता हूँ, जैसे हमारा हिंदू का है ना कि मैं शिव की ऐसी पूजा करता हूँ, हर कोई ऐसा क्यों करे? कोई योग से करेगा, कोई मेडिटेशन से करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, अपने कर्म से करेगा। तो हमारी हिंदू की पद्धति है कि आप संगीत वीणा बजा कर भी आप भगवान को पा सकते हैं। एक राग को आपने गाया, उसी की साधना की, उससे भी भगवान को पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि वो ऐसे दिख रहे या ऐसे सुन रहे तो कुछ हो जाएगा। एक ही बात करनी चाहिए कि परिवार के लोगों को हमारा अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कितना है। वो लेट में कनेक्ट करने से नहीं होगा, जब वो बिल्कुल छोटे हैं तब से कनेक्ट रखना पड़ेगा। हम 12, 13, 15 साल का होने के बाद लड़के या लड़की सोचेंगे कि अब ये उल्टा बिहेव कर रहे हैं, अब इनसे कुछ जबरदस्ती करो तो झगड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं ना कि क्या चल रही, तो पहले से ही अगर रिश्ता रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। बस हमें और कुछ नहीं करना है, रिश्ता रखना है और हमारी सारी बातों का एक्सपोजर उनको देना है। इतना भी हम कर ले कम उम्र में, जब वो 8, 9 साल के, 10 साल के होने से पहले। तो मैं सोचता हूँ या आप लोग भी सोचते होंगे आपको ये मिल गया तो अच्छा है, जिनको नहीं मिल पाया उनके लिए बहुत समस्या होती है। तो हमारे हाथ में ये उपाय है, ये उपाय हम कर ले तो बढ़िया रहेगा। और यही संघ चाहता है कि आने वाले समय में हमारे हर परिवार को कुटुंब प्रबोधन संघ इस बारे में मिशन ही चलाता है, उसके द्वारा हम अपने परिवार में ऐसा माहौल बना दे, इंट्रोड्यूस कर दें तो सारा काम हो जाएगा। आने वाले समय में इस बारे में हम लोग बहुत अच्छे से हर परिवार से ये काम कर सकते हैं। सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, मिलिंद जी मुझे सिग्नल दे रहे हैं और क्या है, लेकिन अगर यहाँ पे रुक गया तो बहुत सारे कहेंगे कि हमको मौका मिला नहीं, तो भी 2 मिनट में अभी हम कंक्लूड करेंगे। एक ही बंदा वो पीछे से हाथ कर रहा है, मुझे आखिरी में 1 मिनट चाहिए। एक ही बंदा मिलिंद जी एक पीछे बैठा है और कभी से हाथ ऊपर करके ऐसे, यस लास्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम जयदीप, मैं बचपन से सक्रिय संघ से जुड़ा युवा था। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पहचान में ही प्रचार प्रमुख है, तो ये आने वाले समय और आत्ताची जी वेळ आहे त्याच्यावर नवीन टेक्नॉलॉजीचा तुम्ही काय उपयोग करता? आम्हाला माहिती की थोडंफार काही प्रचारासाठी म्हणजे सोशल मीडिया म्हणा, इंटरनेट म्हणा किंवा व्हॉट्सअप म्हणा, याच्या अजून नेक्स्ट लेवलला जाऊन काय प्रचाराची काही सिस्टीम किंवा ग्रुप आहे का? हा प्रश्न मी का विचारतोय की मोहन भागवत सरांनी मध्ये एक स्टेटमेंट दिलं होतं लोकसभेच्या इलेक्शननंतर की आमचा वापर कुठल्या तरी एका पॉलिटिकल पार्टीने, IT सेलने त्यांच्या नावावर प्रचार केला होता। तर मला एवढंच म्हणायचं की तुम्ही एक सेपरेट आयडेंटिटी घेऊन, त्यांनी स्टेटमेंट नव्हतं, सेपरेट आयडेंटिटी घेऊन एक सिस्टम बनवली प्रचारासाठी, ज्याने तुमची ओळख राहील आणि आम्हाला तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल म्हणजे, आणि कार्यपद्धती बदलल्या आहेत का वेगळ्या? ठीक आहे.
नाही तुम्ही जास्त कन्फ्युजमध्ये जाऊ नका. संघात काही कन्फ्युज झालं तर स्थानिक संघाच्या शाखेच्या लोकांना भेटा, कन्फ्युजन दूर होऊन जाईल. दॅट इज द बेस्ट सिस्टीम. टेस्टेड आणि ओके सिस्टीम आहे, सिम्पल. बाकी दुसरी गोष्ट असं आहे, आता ज्या आधुनिक काळामध्ये ज्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटते सगळ्या गोष्टी केल्या जातात आणि अजून त्याच्यामध्ये ज्या काही करण्याच्या असतील त्या तुम्ही सजेशन दिलं त्या पण करू आपण. सगळ्याकरता ओपन आहे. आणि आता जे म्हणतात की विरोधी करणारे जे लोक आहेत ते ज्या पद्धतीने ओरडतात आहेत त्यामुळे तुम्ही समजा काहीतरी चांगलं काम चाललं. तर मी फक्त शेवटी तुम्हाला एवढं सांगू इच्छितो की संघाच्या कार्याला जे 100 वर्ष होतात आहे त्यानिमित्ताने आगामी काळामध्ये केवळ स्वयंसेवकांना हा प्रश्न न विचारता पूर्ण समाजाने सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यामध्ये प्रत्यक्षपणे सहभागी व्हायचं आहे. आणि ते तुम्ही तुमच्या स्तरावर तुमच्या पद्धतीने सहभागी होऊ शकता. जसं मी कुटुंबाचा विषय सांगितला तसं सामाजिक आपल्या देशामध्ये आपण बघतोय कसं जातीने लोकांना विभाजित करण्याचा प्रयत्न चालला आहे. तर आपल्या प्रत्येक परिवाराने याकरता प्रयत्न करण्याची गरज आहे की आमच्या संपर्कामध्ये, आमच्या कार्यक्रमामध्ये, आमच्या उत्सवामध्ये समाजातल्या सगळ्या वर्गातले लोक आमंत्रित असले पाहिजे, आपल्या फ्रेंड लिस्टमध्ये असले पाहिजे, आपला संपर्क संबंध असला पाहिजे. त्याकरता आपल्या स्तरावर आपण किमान हे प्रयत्न नक्की केले पाहिजे. तिसरा विषय आहे पर्यावरणासंबंधी. वरती शाळेतले विद्यार्थी पण आलेले आहेत. त्यांना मी असं म्हणेन की आता खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाच्या ज्या मोठ्या चर्चा चालल्या आहेत कार्बन वगैरेच्या त्या चालू द्यात, चांगल्या आहेत त्या चर्चा. पण महत्वाची गरज आहे की आपलं जीवनशैली जी आहे ती पर्यावरणाच्या अनुकूल झाली पाहिजे. आपण जर मार्केटमध्ये आपण डिमांडच तशा बनवल्या तर मग मार्केट पण तसं होईल. नाही तर मग मार्केटनुसार आपण आपल्या डिमांड बदलत गेलो तर पर्यावरणाची तशीच होईल. तेव्हा आपल्याला पर्यावरणाच्या अनुकूल जगायचं आहे आणि हे ठरलं तर मार्केट सुद्धा त्यानुसार बनेल, त्यानुसार उत्पादनं बनतील, तर बराच प्रश्न सुटेल. त्यामुळे आपली जीवनशैली. आणि चौथा विषय, आता राईट्सवर बरीच चर्चा झालेली आहे. तर नागरिक कर्तव्य म्हणून जे आहे आपले फक्त सिग्नल नाही आहे, ते रोजची कामं आहेत. म्हणजे अगदी अडचणीत असलेल्या माणसांना मदत करणं, चांगला नागरिक म्हणून देशाच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणं, देशात कोणी अपघात झाला त्याला मदत करणं, असे बरीच नागरिक कर्तव्य आहेत. तेव्हा नागरिक कर्तव्याकडे आपल्या सगळ्यांचं लक्ष असणं आणि आपल्या देशामध्ये आपल्याला आता स्व जागवायचं आहे. तेव्हा आपली स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेशी यावर भर द्यायचा आहे. तेव्हा आपल्या सगळ्यांना ही मनस्थिती बनवली पाहिजे की आपल्या भाषेमध्ये पण आपण शिक्षण घेऊन पुढे जाऊ शकतो. आपल्या UGCचे चेअरमन आहे जगदीश कुमार, त्यांनी 12वी पर्यंत ते IITचे प्रोफेसर आहे, UGCचे चेअरमन आहे. त्यांनी 12वी पर्यंत तेलुगू भाषेमध्ये शिक्षण घेतलं. IITला आल्यानंतरच इंग्लिश मीडियममध्ये गेलं. तर अशी खूप माणसं आहेत. आपले APJ अब्दुल कलाम होतेच. तर असं खूप आहे. त्यामुळे हे जे काही वेळ आहे यातून बाहेर निघण्याची गरज आहे. आणि किमान आता नवीन जे पिढी आहे त्यांनी ठरवलं पाहिजे की आम्ही, आणि नंतर तुम्ही 10 भाषा शिकू शकता. त्यामुळे या अर्थाने एक प्रखर, बुद्धिमान, तेजस्वी अशी नवीन पिढी आपल्याकडे येते आहे. त्यांच्याकडे AI पण आहे, ट्रान्सलेशनच्या नवीन व्यवस्था आहेत. त्यामुळं जग खूप मोकळं आहे आपल्याकरता आणि उघडं आहे एकदम. त्यामुळे त्यावर आता आपल्याला पुढे जायचं आहे. आणि पुढे जाताना आपली जीवनमूल्य, आपली संस्कृती, आपल्या वागण्याची पद्धती याकडे सातत्याने लक्ष द्यायचं. कारण ती भारताची मुलगी आहे, तोच भारत आहे म्हणजे खरा. त्यामुळे या दृष्टीने हे सगळे प्रयत्न पुढे जावे याकरताच संघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, स्वयंसेवकांचा खटाटोप आहे. आणि समाजाच्या सगळ्या लोकांनी ते कार्य आपल्या डोक्यावर घेतलं आहे आणि त्या कार्याला पुढे घेऊन जाण्याकरता सगळे लोक उत्साहाने पुढे जातात आहे. हाच मला असते सगळ्यात मोठा भारतात. तुम्ही समारोपाकडे भारतात हां हो, पण अडचण अशी आहे, नाही तुम्ही समारोपाकडे जात आहे, पण NPTच्या अध्यक्षांनी मला सिग्नल दिला. नाही थोडंसं जरा सगळ्यांच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करा. शेवटचा प्रश्न, एकदम शेवटचा प्रश्न, पण थोडक्यात म्हणजे प्रश्न पण थोडक्यात, म्हणजे बाकीच्या जो सवाल हो गए ना उसके ऊपर अभी वापस नहीं, कुछ नया चाहिए, समथिंग न्यू. हाँ जनता बहुत सारी चर्चा हो रही है इसमें, बहुत सारी चर्चा हो रही है. आपका मेरा एक प्रश्न है कि ऐसा है, देखिए पहली बात बताता हूँ,
हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज कितने थे? 1000 थे जब आए तब, या बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग होंगे, या पहले लोग आए थे वो भी कम संख्या में थे। तो संख्या का प्रश्न है, लेकिन जो है अभी वो किस भाव से खड़े वो महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, संघ उसी पे काम कर रहा है। मुझे मेरा एक प्रश्न है कि देश भर में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भी बहुत जगह देखने को मिलता है, और भारत भर में हम देख रहे हैं कि ऐसी अनेक जगह है जहाँ पे मंदिर था और अभी मस्जिद है, और लोग पुनः चाहते हैं कि वहाँ पे मंदिर बने। जैसे अभी पुणे में आप है तो पुणेश्वर का भी मुद्दा है कि जहाँ पे सब दिख रहा है कि वहाँ पे मतलब पुराना मंदिर था। ऐसा भारत भर में बहुत जगह है, जैसे विशालगढ़ की मुहिम भी हुई थी, तो इससे बहुत सारी जगह पे तनाव भी होता है। तो उससे बहुत बार लोग ऐसे देखते हैं कि ये नहीं लेना चाहिए। तो आपका इस पर क्या मत है कि ये फिर से हमें पुनः जागरण के लिए, क्योंकि लोगों की आस्था भी उससे जुड़ी है, बहुत सालों से लोग उस पर वहाँ जाते हैं, पूजा पद्धति है, लोग वहाँ पे जाके अपनी कर्मकांड भी करते हैं। समझ में तो इसमें आपको आप क्या कहेंगे? प्रश्न आ गया समझ। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे देश का जो स्वाभिमान है उसके लिए जागरूक होना चाहिए, लेकिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान राम के मूल्यों को अपने जीवन में पालन करें, और उसके लिए साधना में अब ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। तो उस पर अगर ध्यान समाज पूरा केंद्रित करेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं एक सलाह के रूप में कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने डीप स्टेट के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से दुनिया में ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो स्टेट पावर का उपयोग करते हैं। वो स्टेट नहीं है, लेकिन स्टेट विद इन स्टेट है, और जो दुनिया भर में जो हलचल करते रहते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो कम से कम भारत अभी उनसे आक्रमण तो हुए, भारत में भी बहुत आक्रमण हुए, लेकिन भारत अभी तक उससे बच पाया है। लेकिन उसकी सपोर्ट वाली शक्तियां अभी भी भारत में बहुत हैं। तो भारत के लोगों को इसके बारे में समझना, जागरूक होना और उस भ्रम में नहीं आना, तो ये मुझे लगता है उसका उपाय है। मायावी राक्षस का क्या होता है, वो बहुत बड़ा 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 हो जाता है, लेकिन अगर मैं उसको मानता ही नहीं हूँ तो वो छोटा 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 हो जाता है। तो कई बार होता है ना, सोशल मीडिया में कोई गलत पोस्ट डालता है, बहुत गलत लिखता है, तो मुझे फ़ोन करते लोग कि बहुत वायरल हो रहा है, कितने लाइक्स आ गए, कितने लोग उसको देख रहे, तो व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है तो तुम अपना जो फॉलो कर रहे हो ना बंद कर दो, तो तुम्हारी दुनिया से वो चला जाएगा। ये पूरा समुद्र है, समुद्र में आप ये सोचोगे कि समुद्र में पूरा हमारा ही चलेगा, ऐसा नहीं। आपकी नाव आप ठीक तरीके से चला लीजिए। सो नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है वो समझना ज़रूरी है, और कम से कम हमारे देश में न चले इसके लिए हमारी जागरूकता ज़रूरी है। बाकी समझदारी के विषय है। सर नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न है। जरा ऊपर जो छात्र बैठे हैं, स्कूल के छात्र हैं और कुछ बहुत ध्यान लगा के सुन रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है ऊपर? अगर है तो वहां से पूछ सकते हैं नीचे। लास्ट एक प्रश्न एवढाच आहे की एका साईडला देशामध्ये भारत जोडो यात्रा चालू होते आणि दुसरीकडे त्याच राजकीय पक्षाच्या एक खासदार आपल्या बॅग घेऊन येत जातात फिलिस्तीची। याकडे आपण कसं बघताय, कारण की युवकांमध्ये याचं एक वेगळीच क्रेज होऊन जाते। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है वो, देखो आप, मतलब उससे बहुत अच्छी से आपको प्रेरणा मिलेगी, वो देखो। हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं हो गया लास्ट क्वेश्चन। विषय असा आहे की आपण अखंड भारत हा विषय आपण घेतलेला आहे संघाने आणि गोष्ट अखंड भारत, पण अखंड भारत झालं तर समस्या मिटतील का की वाढतील? ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, सुनील जी ने आज हमारे सभी के मन में जो प्रश्न है उसका बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है, और उन्होंने उनके वक्तव्य में कहा कि मुझे 1 मिनट अंतिम चाहिए, और बहुत सारे प्रश्न जो है वो वही सवाल बार बार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारा समय दिया, तो सुनील जी को मैं विनती करता हूँ कि आपको जो मैं बात कह रहा था, इस बात को कि ये जो समाज परिवर्तन के विषय है, उन विषयों को
चाहे वो कुटुंब प्रबोधन का हो, सामाजिक समरसता का हो, स्व का हो, पर्यावरण के अनुकूल अपना जीवन शैली का हो, या नागरिक कर्तव्यों का हो, ये विषय पूरे समाज के हैं। हम अपने स्तर पर, अपने लेवल पर उनको विषयों को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस पर सब मिलकर प्रयास करें, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। सुनील जी, आप यहाँ पे आए, इंडियन बुक फेयर और एनबीटी की तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा ही मार्गदर्शन भविष्य में। धन्यवाद।